मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए देशवासियों का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में होने वाले मावली मेले का खास तौर पर किया जिक्र। हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, देश के युवाओं के पास दूरदृष्टि और इसे पाने का जज्बा होना जरूरी। केंद्र की राष्ट्रीय आजीविका मिशन से दुर्ग जिले की ग्रामीण महिलाओं को मिला स्वरोजगार। समूह के जरिए बना रही हैं गुलाब और तुलसी का अर्क। और महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर बिलासपुर के विधि महाविद्यालय में हुआ विशेष आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष सभी देशवासियों को स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों का विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो अपने शहीदों की कुर्बानी के और करीब से गवाह बनने का हमें अवसर मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब हर सुबह हम भी इसी सपने के साथ जागते कि हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। उन्होंने देश के विभिन्न तीज त्योहारों की चर्चा करते हुए कहा कि देश के विभिन्न आदिवासी बहुल राज्यों में इन दिनों पारंपरिक त्योहार मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न आदिवासी बहुल राज्यों के त्योहारों में आदिवासी समुदाय के लोग आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपराओं और रस्मों को पूरे उत्साह के साथ निभा रहे हैं। यही हमारी संस्कृति के जीवंत होने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी तरह अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के 24 राज्यों में 75 रेलवे स्टेशनों को विशेष रूप से चुना गया है, जिनका आज़ादी के आंदोलन से खास तौर पर संबंध रहा। इन स्टेशनों पर अमृत महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमणा ने कहा है कि देश के युवाओं के पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए और उसे पाने के लिए जोश और जज्बा भी होना चाहिए। आज रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि युवा वर्ग देश के लिए अनमोल है और हमें युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। Dear young friends,
Today marks an important day in your life and a significant milestone in your journey. It marks the culmination of a phase of learning. Now you are deemed ready as worthy citizens to contribute to the nation and the world at large. Let me also congratulate you on becoming part of an immensely challenging, intellectually stimulating and incredibly satisfying profession. I understand the pressure of graduating. The legal profession has not completely emerged out of old days. However, the importance of pedigree, family history and hereditary legal practice is slowly fading out. Youngsters who are first generation lawyers are shining and are reaching greater heights in the profession through their sheer hard work and commitment. मुख्य न्यायाधीश ने हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका नाम एक महान विधिवेत्ता के नाम पर रखा गया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कानून की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाली एक दिव्यांग छात्रा ने बताया कि उसने कानून जैसे कठिन विषय की पढ़ाई के लिए भी ब्रेल लिपि की मदद ली। उन्होंने LLM की उपाधि सफलतापूर्वक पूरी की है। मैं 2016 में एनरोल हुई थी यहाँ जी। और ब्रेल लिपि से आपने पढ़ाई की है? नहीं, ब्रेल की भी हेल्प ली है पर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ती थी। अच्छा, तो ये पॉसिबल नहीं होता ना ब्रेल में तो बहुत बल्कि हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है बड़ी किताबें, पर छोटे मोटे नोट्स वगैरह वो सब ब्रेल से। लग रहा है आपको भी आपने मैडम? अच्छा लग रहा है मुझे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री S अब्दुल नजीर ने की। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा सहित प्रदेश के कानून मंत्री मोहम्मद अकबर तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। इस दीक्षांत समारोह में 23 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहीं 11 गोल्ड मेडल जीतने वाली पल्लवी मिश्रा इस वर्ष की टॉपर रहीं। केंद्र की जेनेरिक दवा से संबंधित जन औषधि योजना के साथ ही राज्य सरकार भी जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के विभिन्न स्थानों पर जेनेरिक दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि जिले में संचालित जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में बड़े पैमाने पर आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसमें धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं नगर निगम क्षेत्रों में, नगर निकाय क्षेत्रों में। उसमें अपने कोरबा जिले में जो दुकानें चल रही हैं उसका निरीक्षण किया गया और उसमें दुकानें अच्छी चल रही है, लोगों को इसका काफ़ी लाभ हो रहा है। खास करके वैसे लोग जिनको दवाइयों पे बहुत ज़्यादा भुगतान होता है मंथली, तो उनको इसमें चूँकि 52% से लेकर के और उससे ज़्यादा लगभग 70% तक भी कुछ दवाइयों में उसमें डिस्काउंट रहता है, तो पब्लिक को बहुत लाभ हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को योजना के बारे में और इस दुकान के लोकेशन के बारे में पता चल रहा है तो लोग आ रहे हैं और उसको परचेज कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को जेनेरिक दवाइयां काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिला अस्पताल और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए कहा गया है ताकि मरीजों पर इलाज के नाम पर अतिरिक्त बोझ न पड़ सके। केंद्रीय खेल और युवक कल्याण विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत दुर्ग में आज से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी लोगों से अपील की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस संबंध में आज ही मन की बात कार्यक्रम में आह्वान किया है। इस मौके पर दुर्ग के सांसद ने लोगों से कहा कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र के हर एक घर में इस अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही इस अभियान के महत्व से भी लोगों को परिचित कराया जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाकई में नमन प्रणाम करने लायक है और उन्होंने जिस वर्ष को
अमृत महोत्सव का रूप दिया 75 वर्ष के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उसको आत्मसात करते हुए घर घर तिरंगा लगाएं, भारत की आज़ादी को हम सब अक्षुण्ण रखें, अमर रखें। इस भाव के साथ हम सब अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाएं, खुद भी लगाएं, दूसरों को प्रोत्साहित करें, यही आप सबसे निवेदन है। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को आज़ादी के अमर शहीदों और स्वाधीनता सेनानियों के योगदान के बारे में भी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना दुर्ग जिले की ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के पतोरा ग्राम पंचायत की स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस योजना के माध्यम से अपने रोजगार का रास्ता चुना है। ये महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। योजना का लाभ उठाने वाली कुछ महिलाओं ने बताया कि आजीविका मिशन से सहायता लेकर उन्होंने गुलाब और तुलसी का अर्क बनाने का कार्य शुरू किया है। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। खास बात यह है कि इन महिलाओं के बनाए अर्क में किसी भी प्रकार का रसायन नहीं मिलाया गया है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अर्क लाभकारी है। काम करके बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जैसे खाली बैठे हैं तो हमको एक रोजगार मिल रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है काम करके। अपने हर तरफ से सक्षम होते जा रहे हैं। अपने रोजगार के लिए हमको एक साधन मिल गया है, इससे हमको बहुत खुशी होती है कि हम ये काम कर रहे हैं करके। हम महिला मतलब पहले तो घर से बाहर हम निकल नहीं पाते रहे हैं, लेकिन समूह के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जिला पंचायत से हमला मशीन मिले है। वो मशीन से हम गौमूत्र का और गुलाब जल का। इन महिलाओं की सफलता को गांव के लिए उपलब्धि बताते हुए पतोरा गांव की सरपंच अंजिता साहू ने बताया कि उनके गांव में महिलाओं के 40 समूह हैं। ये सभी समूह विभिन्न तरह के कार्य करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले महिलाएं सिर्फ खेती बाड़ी में ही जाते थे, लेकिन अब 6 महीना खेती बाड़ी करते हैं और 6 महीना अपना इधर का काम करते हैं। इस प्रकार से मतलब हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और अपनी आय बना रहे हैं, और जो अपना आय बना रहे हैं उनको सी मार्ट में बिक्री भी कर रहे हैं। इस प्रकार से महिलाएं सशक्त बन गई हैं और विभिन्न प्रकार के काम में जुझे हुए हैं और गांव से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, गांव के अंदर ही उसको काम मिल रही है। सरपंच ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को शहर के बड़े सुपर बाजार और मॉल में भी उपलब्ध कराया गया है। पतोरा की महिलाओं ने जो सफलता हासिल की है उसे देखकर अब पड़ोसी गांव की महिलाएं भी आजीविका मिशन योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो रही हैं। देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के विधि महाविद्यालय में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सतीश जायसवाल ने कहा कि प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू और बांग्ला में लेखन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। 300 से अधिक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखने के कारण उन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है। वहीं सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित अनेक भावनात्मक उपन्यास लिखने की वजह से उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। अब वो दो तरीके की बातें हैं, कुछ कथा सम्राट कहते हैं, कुछ उपन्यास सम्राट कहते हैं, लेकिन मैं उनको कथा सम्राट के रूप में देखूंगा। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी और ये उल्लेखनीय है। बांग्ला में तो ये प्रथा है कि वो काफ़ी लिखते हैं, हिंदी में नहीं थी। अपनी शुरुआत प्रेमचंद जी ने उर्दू साहित्य से की थी, उर्दू लेखन से किया था, बाद में हिंदी में आए। और मेरी समझ में प्रेमचंद हिंदी के वो साहित्यकार हैं जिनकी कहानियों पर महत्वपूर्ण फिल्म्स बनी। सत्यजीत रे जैसे दिग्गज ने उनकी कहानियों पर फिल्म बनाई थी और वो बड़ी अद्भुत घटना थी कि दो बड़े लोग एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सत्यजीत रे तो बहुत बाद के हुए, लेकिन अपनी कहानियों के ज़रिए वो दोनों युगों को जोड़ रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका तथा वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी देवी तिवारी ने बताया कि प्रेमचंद को आज के संदर्भ से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रेमचंद जी को याद किया, उनके साहित्य को याद किया और एक तरह से हमने आज के संदर्भ से उनको मिलाने की कोशिश की, जो बहुत ही सफल रहा। कार्यक्रम को हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय साहित्यकार नंद किशोर तिवारी सहित अन्य साहित्यकारों ने भी संबोधित किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।